पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर फिर भड़का तनाव। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। सरकार 5वें दौर की बातचीत के लिए तैयार। सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन का रास्ता साफ। यूपी में 17 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। अखिलेश के ऐलान से बड़ी हलचल। सीतापुर में राजराजेश्वरी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। सीएम योगी बोले, सनातन धर्म से होगा विश्व का कल्याण। इंडो चीन सीमा के पास ग्लेशियर से टूटा हिमखंड। बर्फीले तूफान से लोग परेशान। रास्ते में फंसे कई वाहन। उत्तराखंड की मशहूर अभिनेत्री गीता उनियाल का निधन। कैंसर से थी पीड़ित। सीएम धामी ने जताया शोक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशी एवं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए। मंगलवार को नाम वापसी के समय बीतने के बाद उनके निर्वाचन की घोषणा की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भट्ट को शुभकामनाएं देते हुए कहा, उनके राज्यसभा जाने से केंद्र सरकार के स्तर पर राज्य के विकास से जुड़े विषयों के क्रियान्वयन में और अधिक तेजी आएगी। बता दें, राज्यसभा की यह सीट 2 अप्रैल को रिक्त हो रही है। इसके चुनाव में भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को प्रत्याशी बनाया। 70 सदस्यीय राज्य विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या 47 है। उसके संख्या बल को देखते हुए विपक्ष ने प्रत्याशी उतारने की जहमत भी नहीं उठाई। जो समझा, मैं देवभूमि के सीमांत क्षेत्र का कार्यकर्ता। देखिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह है और मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि नेतृत्व ने मुझे योग्य समझा। मैं देवभूमि के सीमांत क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं, जो अपेक्षाएं इस संगठन ने मुझसे की है, मेरे नेतृत्व मुझसे की है, प्रदेश की जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सर, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? खाद्य आपदा क्षेत्र हमारा रहता है। अनेकों समय पर इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण होती है कि जन को सहयोग की आवश्यकता होती है। तो मेरा प्रयास रहेगा, आपदा के समय हो चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, अनेकों जो विषय छूट गए हैं, जो विकास के लिए आज भी जनता उस विकास को देखना चाहती है, उसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। देखिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह है और मैं अपने नेतृत्व का आभार। गढ़वाल पुलिस महानिरीक्षक करण सिंह नगन्याल ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीमावर्ती राज्यों और जनपदों के बॉर्डरों पे चेक पोस्ट और आवागमन के मार्गों में चेकिंग और पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही सीमावर्ती राज्यों के साथ समय समय पर सामंजस्य स्थापित करते हुए अंतर्राज्यीय सीमा में अनावश्यक रूप से प्रवेश करने वाले वाहनों और व्यक्तियों को चेक करने के निर्देश दिए। वहीं गढ़वाल रेंज से सटे सीमावर्ती जनपद मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, सिरमौर और शिमला को अपराधियों की सूची और आदान प्रदान की गई। साथ ही गढ़वाल पुलिस महानिरीक्षक ने अपराधियों तत्वों की गिरफ्तारी के लिए रेंज के सीमावर्ती जनपदों को टीम गठित कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और इसके अलावा अराजक तत्वों द्वारा चुनाव को प्रभावित करने की संभावनाओं के मद्देनजर अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी सहित अवैध असलहों की तस्करी पर अंकुश लगाने और सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय ऐसे व्यक्ति जो निर्वाचन में व्यवधान पैदा कर सके, उनको चिन्हित करने के निर्देश दिए। साथ ही इस दिशा में संयुक्त कार्रवाई करने को भी कहा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देश के आर्थिक हालातों पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जो विकास का मॉडल केंद्र ने दिखाया वो खोखला साबित हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार पलायन रोकने का दावा करती है, लेकिन खुद उसे पहाड़ चढ़ने में ठंड लग रही है। यह राज्य की जन भावना का अपमान है। वहीं सरकार के कमियों से उपनल और अतिथि शिक्षकों के भविष्य संकट में है। प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण में राज्य उड़ता उत्तराखंड बनने की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। और कुछ बुनियादी देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक प्रचारक रहे और प्रचारक हमेशा
मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी लड़ता है और अपने साथियों के मनोविज्ञान को भी ठीक करने की कोशिश करता है। श्री नरेंद्र मोदी जी इस तथ्य को जानते हैं कि 10 साल के बाद एक परिवर्तन की स्वाभाविक आकांक्षा मतदाताओं में पैदा होती है और भारत के मतदाताओं में भी वो आकांक्षा है। और कुछ बुनियादी सवाल हैं जनता के, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीब अमीर के बीच की बढ़ती हुई निरंतर बढ़ती हुई खाई है, देश के अंदर बढ़ता हुआ निचले स्तर पर भ्रष्टाचार है, हर स्तर पर जो है, और रुपये की साख गिर रही है, सीमाओं में चीन की घुसपैठ अभी भी जारी है, आतंकवाद कश्मीर के अंदर नियंत्रण में आ नहीं पा रहा है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिन सवालों पर मतदाता अपना मानस बनाएगा और बेरोजगारी सबसे बड़ा सवाल के रूप में उभर रही है, नौजवानों में भी, माताओं बहनों में भी जो है। तो इस सवाल इससे अंदर ही अंदर कहीं एक घबराहट है उनमें, इसीलिए वो बार बार 400 के पार और मेरे पास अमुक समय तक के लिए इनविटेशन आए हैं। तो इनविटेशन तो राष्ट्र को मिलते हैं ना, राष्ट्र के प्रमुख के रूप में मिलते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में या राष्ट्राध्यक्ष के रूप में मिलते हैं, तो भारत के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री के रूप में मिलते हैं। तो उनको ये मान करके चलना कि ये लोगों में मेरी कंटिन्यूएशन की गारंटी है, तो ये आप पेश करने का उनका अपना तरीका है। हमारी तैयारी का एक बड़ा नमूना जो है राहुल गांधी जी की पद यात्रा है, जिसमें हजारों लोग जुट रहे हैं, प्रतिदिन हजारों लोगों के साथ आमने सामने संवाद हो रहा है। और उसी तरीके से संगठनात्मक स्तर पर भी हर जगह कांग्रेस पार्टी भी, हमारे दूसरे सहयोगी दल भी अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। हरिद्वार में शिव भोला कावड़ विक्रेता संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों के द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को कर्तव्य व निष्ठा की शपथ दिलाई गई। वहीं संजय त्रिवाल ने कहा, संगठन के गठन के बाद कावड़ विक्रेता सम्मान से अपना व्यापार कर सकेंगे। वहीं मुख्य अतिथि जगदीश लाल पाहवा ने कहा, मेले के दौरान होने वाले अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए संगठन का गठन किया गया। इससे नियम अनुसार अपना व्यापार और शासन प्रशासन का सहयोग करेंगे। भोला कावड़ व्यापार संगठन की चौहान जी, इसके लिए मैं कुछ परेशानी आ रही थी कावड़ मेले के दौरान। सावन में कावड़ मेला आता है, शिवरात्रि में कावड़ मेला आता है, साल में 2 मेले आते हैं हरिद्वार के अंदर। इसमें दिक्कत परेशानियां रहती है थोड़ी, कावड़ जो काम करते सारे कावड़ से जुड़े हुए लोग हैं ये। तो आज संगठन का गठन करके ये सब लोगों को बुलाया है, इनको आगे के विचार, अपने विचार, इनको कैसे मेला करना है, कैसे परेशानी जो हमारे को निजात मिलेगी। हम लोग इसमें संरक्षक के रूप में बने हैं, उन्होंने जो सम्मान दिया है सब लोग, और अपना इनके साथ खड़े रहेंगे। इनको दुख सुख में जो भी काम होगा, कावड़ मेले में जो भी परेशानी है, शासन से प्रशासन से जो भी दिक्कत आती है, सहयोग से एक दूसरे अव्यवस्था हो जाती थी, उसको व्यवस्थित करने के लिए का ये संगठन बना। इसमें मोदी का नियमानुसार, प्रशासन के अनुसार, आरक्षण के हिसाब से अपना स्टॉल लगाएंगे, कोई इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे और व्यापारियों से, श्रद्धालुओं से उचित मूल्य पर सामान बेचेंगे। ये मूल को सामान लाने ले जाने में जो दिक्कत होती है वो है इनकी साइड कई बार। हाँ, श्रद्धालुओं को ये डिसिप्लिन से, व्यवहार से और आस्था से, श्रद्धा से ये व्यापार बढ़ेगा। और इसमें जो भी त्रुटियाँ पहले रहती हैं, परेशानियाँ रहती हैं सामान लाने ले जाने में, इसमें व्यापारियों को दिक्कत होती है, तो ये दिक्कत भी कम हो जाएगी और डिसिप्लिन और तरीके से ये व्यापार। रुड़की नगर निगम सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और इस मौके पर कुल
51 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 3 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। वहीं बाकी शिकायतों के बारे में संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निपटने के निर्देश दिए। आज तहसील दिवस था रुड़की में और यहाँ पे आज हमारे सभी अधिकारी उपस्थित थे और 51 शिकायतें यहाँ पंजीकृत हुई, जिनमें से 3 का मौके पे ही निस्तारण किया गया। मुख्य रूप से शिकायतें जैसे पैमाइश की शिकायतें थी, डोलबंदी की शिकायतें थी, लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जों की शिकायतें थी, जोहड़ पर कब्जा करने की शिकायतें थी। कई लोगों की शिकायतें थी कि जल संस्थान और बिजली के बिल जो हैं ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ लोगों की शिकायतें थी कि उनका जो है चालान किया गया है। कुछ कोर्ट वाले मैटर भी यहाँ पे जो विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के हमारे पास शिकायतें आई हैं। वो शिकायतें संबंधित विभाग में भेज दी गई हैं और सबको डायरेक्शन दिया गया है कि उस पर कम से कम जो है 15 दिन में कार्य करके अवगत कराएं और संबंधित जो शिकायत करता है उससे भी अवगत कराएं। सर हमने सुना, देखिए अभी हमने डायरेक्शन दिया है। पहले हमने पिछली शिकायतों का रिव्यू किया कि किस डिपार्टमेंट ने शिकायत का निस्तारण किया, किसने नहीं किया है। आज उनको चेतावनी दी गई है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं डीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको जो है शोकॉज नोटिस जारी किया जाए। फिर भी अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनकी वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। निवासी सिकंदरपुर मोहाल रुड़की। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में पूर्व राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा, पिछले साल 17 नवंबर को सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद मृतकों के परिवारजनों को प्रशासन ने आधा मुआवजा दिया, जबकि स्थानीय प्रशासन ने लिखित रूप से दिया था प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अब 2 लाख का मुआवजा देने के बाद दोबारा प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं हुई। वहीं अब मृतक के परिजन धरने पर बैठने को मजबूर है। मैं बड़े दुख के साथ आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। ये कुंवर सिंह मेहरा से पूछो जिसके 22 साल और 25 साल का जवान बेटा चला गया। ये पूरन पनेरू से पूछो जिसका 25 साल का बेटा चला गया। ये इस बच्चे से पूछो जिसका बाप चला गया। ये इससे पूछो जिसके बच्चों को उनकी माँ यतीम कर गई। इन्होंने कोई मुआवजा नहीं मांगा। इन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें दे दो, हमारे बच्चों की कीमत इतनी, जो चला गया उसको वापस नहीं। ब्लॉक प्रमुख ने, विधायक ने, एसडीएम ने, डीएम साहब से स्वयं मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा लाशें सड़क पर बिछी हुई थी 10 बॉडियां, ना सड़क ठीक हुई। उन्होंने कहा 4 लाख रुपए देंगे, आप इसको हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती होगी। हमारी मानवीय संवेदना जागी। हमने कहा लाशें गिरी हुई हैं, इनका अंतिम संस्कार करना है। यही कह रहे थे, मैं बच्चों को नहीं उठाता। हमने कहा बच्चे, हमने इनको मनाया। हमने कहा उस टाइम ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि 4 लाख रुपए तो हम अब भी दे देंगे तत्काल, आप लोग राजनीति कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि मानवीय संवेदना इतनी गिर गई है, सरकार इतनी गिर गई है, विधायक जी इतने गिर गए हैं, ब्लॉक प्रमुख इतनी गिर गई हैं कि वो लाशों पर राजनीति करेंगे। 4 महीने हो गया, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? हमने नहीं मांगे थे। क्या इनकी कीमत इतनी है? आपने कीमत लगाई। आपने उस टाइम कहा कि हम ये दुख को कम करने के लिए दे रहे हैं, आपने पैसा नहीं दिया। ये आज तक वहां झूठ होता है। इनको पता है ये कहीं नहीं जाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, यतीम है ये, इसलिए इनके साथ छल किया गया। लेकिन वो कहते हैं एक शेर है, वक्त जरा जरा संभल के चल, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। मानवीय संवेदना जिंदा रखो, जिंदा रखो, जिंदा रखो। जिन्होंने 6-7 धोखाधड़ी बंद करो, बंद करो, बंद करो। चमोली में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर नाराज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वे पोषण सहित बीएलओ का कार्य नहीं करेंगे। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी को ज्ञापन भी भेजा, जिसमें कहा वे मानदेय बढ़ाने को लेकर लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी जा रही। वहीं उन्होंने प्रतिमाह 18,000 रुपये मानदेय देने, 15 साल पूरे होने पर हर साल मानदेय बढ़ाने, सेवानिवृत्त होने पर 2 लाख रुपए देने और 50 साल की आयु होने पर मानदेय वृद्धि करने और गोल्डन कार्ड जारी करने की मांग की है। हमारी मांगे हैं 5 सूत्री मांगे हैं। 600 रुपये की प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 मानदेय होने चाहिए। गोल्डन कार्ड जारी किया जाए। सीनियरिटी की जब 15 साल पूरा होने पे मानदेय प्रत्येक आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ा दिया जाए और जो मिनी वालों का जो उच्चीकृत हुआ है उसका जियो जारी किया जाए। मतलब जो बहनें रिटायर होती हैं
तो उनके लिए कम से कम 2 लाख रुपया का राशि दी जाए। ये 500 मांग को लेके हम चल रहे हैं। तो जब तक हमारा प्रांत कहता है कि जब तक हमारी मांगें पूरी न हुई तब तक हम बैठे रहेंगे। नमस्कार, मैं ब्लॉक से दसौली ब्लॉक से कोषाध्यक्ष गीता नेगी हूँ। हम यहाँ पर अपने मांगों ये 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है और सरकार से हमारी ये मांगे है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी रहेंगी। धन्यवाद। सिडकुल थाना क्षेत्र के हजारा ग्रंथ में हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि आरोपियों का एक साथी अभी भी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी, तमंचा, अन्य सामान बरामद किया। वहीं घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया, सिडकुल थाना क्षेत्र में 15 फरवरी को अज्ञात बदमाशों ने धनौरी पिरान कलिया निवासी को तमंचा दिखाकर 1.5 लाख की लूट को अंजाम दिया था, जिसके संबंध में थाना सिडकुल में मुकदमा दर्ज कराया गया था। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है और देर शाम 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हमारी मांगे हैं 500 मांगे हैं 600 रुपये की प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 मानदेय होने चाहिए। गोल्डन कार्ड जारी किया जाए। सीनियरिटी की जब 15 साल पूरा होने पे मानदेय प्रत्येक आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ा दिया जाए और जो मिनी वालों का जो उच्चीकृत हुआ है उसका जियो जारी किया जाए। मतलब जो बहनें रिटायर होती हैं तो उनके लिए कम से कम 2 लाख रुपया का राशि दी जाए। ये 500 मांग को लेके हम चल रहे हैं। तो जब तक हमारा प्रांत कहता है कि जब तक हमारी मांगें पूरी न हुई तब तक हम बैठे रहेंगे। व्यक्ति है राहुल, वो बैंक से जो पेमेंट होता है वो लेने का काम करता था। उसका रेगुलर बेस पे काम चलता था और 15 तारीख को भी डेली जिस तरह वो जाता था उसी तरह बैंक से पेमेंट लेके जा रहा था। लगभग 1.5 लाख के आसपास पेमेंट था, 1,48,000 समथिंग था। और लेके जब वापस आ रहा था तो उसकी रेकी की गई थी। गुलाम साबिर करके एक व्यक्ति है, हजारा ग्रांड में ही रहता है, उसके द्वारा रेकी की गई। अपने दोस्तों को बुला के फिर उस लूट के वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल हेल्प से लगातार टीम हमारी लगी हुई थी और आज सुबह जब टीम को पता चला कि वो यहाँ पे आए हुए हैं तो टीम दबिश देने पहुंची तो जो अभियुक्त थे उनके द्वारा टीम पे फायर भी किया गया, जिसमें 307 का मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। 2 अभियुक्तों को पकड़ने में पुलिस कामयाब रही। अन्य साथी उसके फरार हो गए, जिसके लिए टीम गठित की गई है और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। और 50,000 की बरामदगी हुई है और जो एक तमंचा था जिससे फायर किया गया था वो बरामद किया जा चुका है। अभी 1,48,000 समथिंग की लूट थी, जिसमें 50,000 बरामद हो गया। इनके खिलाफ जो पुराना इतिहास है उसके बारे में पुलिस पता कर रही है, क्योंकि ये यहाँ के नहीं सहारनपुर के रहने वाले हैं और वहाँ की भी पुलिस से हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त है। आस्था, पौराणिक रीति रिवाजों और पूर्वजों को बेमिसाल धरोहरों को संजोए रखने के लिए विगत 3 वर्षों से सभी देव ग्रामों की बैसाखी मेला समिति मेले को भव्य और दिव्य बनाने के प्रयास कर रही है और इसके आयोजन में 3 वर्षों की सफलता प्राप्त हुई है। बताते चले कि यह बैसाखी मेला सदियों से पूर्वजों की परंपरा के अनुसार आयोजित हो रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग बैसाखी के पावन पर्व पर गंगा स्नान करके देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। तो बहुत पुराना है, लगभग इतिहास के हिसाब से लगभग 8वीं सदी से ये कार्यक्रम यहाँ पे चलता आ रहा है पौराणिक रूप से। और बैसाखी के दिन हमारे जो देव ग्राम हैं उन ग्रामों के देव डोलियाँ हमारे स्नान के लिए आती हैं और पिंडर नदी में स्नान करते हैं और उसी तरह से पंक्ति में उसका मेला लगता है। तो विशेष तौर से हमारा ये था कि जितने भी देव ग्राम के लोग हैं उनकी आज हमने बैठक करी
और ये रहा कि जो पौराणिकता हमारी थी उस पौराणिकता को बनाए हुए रखने के लिए ये योजना बनाएगी कि हम बेहतर ढंग से उस मेले को कैसे कर सकते हैं। जैसे उसमें हमारा जो परंपरागत पहनाव है, परंपरागत पहनाव के अलावा जो हमारे परंपरागत लोकगीत हैं, हमारे परंपरागत जागर हैं, उन जागरों को भी लोगों को बताया जाए कि जो देव डोलियों के साथ जो आते हैं जागर वगर बनाने के लिए, तो उसका भी है। फिर उसके लिए हमने क्या कि वाद्य यंत्र होते हैं, उन वाद्य यंत्रों का भी वहाँ पे वादन होगा और उसको भी हमने कॉम्पिटिटिव रखा ताकि लोग उसको कोशिश करें सीखने की और जानने की। और इसके साथ साथ हमने कहा कि भी मेले से पहले जो गांव में जो नृत्य की जो परंपरा है, हमारी जो पारंपरिक नृत्य है, उसको जो हमारे नई पीढ़ी है, युवाओं को जो निशान और देव डोलियों को लाते हैं, उनको नृत्य की भी तालीम दी जाए और ताकि यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन लोगों के सामने हो सके। क्योंकि धीरे धीरे हमारे जो परंपराएं हैं वो धीरे धीरे छूटती जा रही है। तो हम चाह रहे हैं कि पुनः दोबारा से हम जो हमारी परंपराएं हैं उनको पुनर्स्थापित करें और उसको थोड़ा सा नयापन देने का प्रयास करें। और इस बार पंती में जो हमारा मेला होगा वो बहुत आकर्षित होगा, ये उम्मीद हम कर रहे हैं और सभी लोग इसमें सहमत। इस समय हम पिछले वर्षों की भांति बैसाखी मेले का पर्व उसी हिसाब से बनाने जा रहे हैं। आज हमारी उस संबंध में सारे देव ग्रामों की बैठक है और सारे गांव के प्रतिनिधि और पुजारी सब यहाँ पे उपस्थित हैं। तो बैठक में जो चर्चा के बाद सामने आया कि उसकी नई ऊर्जा देने के लिए, अपनी पूंजी और अपनी विरासत को बेहतर बनाने के लिए हम अपने गांव के लोकल लोगों को ज़्यादा प्रोत्साहित करें और गांव के जो रीति रिवाज हैं परंपराओं के अनुसार उसके हिसाब से हम कार्यक्रम को निर्धारित करें। उसमें गांव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को जोड़ें, झुमेला जोड़ें, डोरा जोड़ें, हुड़का जोड़ें और जागरों को जोड़ें। तो इस तरह से हम अपने परंपरा को जोड़ करके इसमें एक नया स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला मेला है और ये पिंडर घाटी का सबसे प्रसिद्ध मेला है। तो मेरा सारे देव ग्रामों से, गांव के पूरे पिंडर घाटी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में बैसाखी के पर्व पर आप यहाँ पे पंती में, नारायणगढ़ पंती में उपस्थित होने का कष्ट करें और देवताओं के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। माफिया अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी है। प्रयागराज में 50 करोड़ से ज्यादा की वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अवैध तरीके से माफिया अतीक के करीबियों के नाम पट्टा करने वाले मोहम्मद अशियम को मुतवल्ली पद से हटा दिया गया। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के कारण बताओ नोटिस भी जारी किया और इसके साथ ही अवैध तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्ति रिकवरी को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को पत्राचार किया गया। वहीं माना जा रहा है कि जांच का दायरा अब आगे बढ़ेगा। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अवैध तरीके से माफिया के परिवार को देने के मामले में तत्कालीन मुतवल्ली मोहम्मद अशियम पर कानूनी शिकंजा भी कसेगा। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ अब्दुल करीम और अब्दुल समद वक्फ जो पंजीकृत है 66 67 68, उसमें वक्फ बोर्ड ने एक जांच करवाई। जांच में जो पूर्व में रहे मुतवल्ली मोहम्मद सैयद अरशियम जी और उनकी पत्नी जीनत व अन्य कई लोग जो लगातार वक्फ की संपत्ति को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उनका इलीगल पट्टे कराए जा रहे थे, उसके लिए एक जांच कमेटी बनाई गई। जिस जांच कमेटी में जिला अल्पसंख्यक अधिकारी और उप जिला अधिकारी सदर प्रयागराज और अपर जिला अधिकारी की एक टीम गठित की गई, जिसमें उन लोगों ने उनको गलत पाया और वो रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को भेजी गई। उसके उपरांत वहां से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जो कारण बताओ नोटिस में 20/12/2023 को जो उन्होंने अपने कारण बताए, उसमें ये स्पष्ट किया कि मरहूम अतीक अहमद जी और अशरफ जी के दबाव में उन्होंने वक्फ की संपत्तियों को बेचा है और मुझे मुतवल्ली 5/2 को बनाया गया है 2024 को। और वक्फ बोर्ड ने ये आदेश दिया है
हमें निर्देशित किया है कि 3 माह के अंदर, विगत 3 माह के अंदर मंडलायुक्त प्रयागराज और जिला अधिकारी के सहयोग से हम अपनी सारी रिपोर्ट सबमिट करें और जो जो लोग इस प्रकरण में इस प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय करने में थे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगी। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अम्माद हसन है, मैं वक्फ नंबर 66 67 68 वक्फ का मुतवल्ली हूँ मैं। धन्यवाद। पीलीभीत के बीसलपुर में आयोजित समाधान दिवस में पहुंचकर दर्जनों ग्रामीणों ने राशन कोटे की दुकान के चयन में धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर धांधली का आरोप लगाया और फिर से चुनाव कराने की मांग की। वहीं मामले को संज्ञान में लेते हुए डीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। क्या मांगने आए हैं? अधिकारियों से मिले? कार्रवाई नहीं, दोबारा होना चाहिए। कौन सा गांव है? हमारा कोटे का मामला है। मैं कोटे का चुनाव लड़ रहा था, उसमें बहुत धांधलीबाजी हुई। प्रथम पक्ष जब वोट बढ़े अधिकारियों को मिली भगत से, तो वहाँ जो रिश्तेदार महिलाएं थी, पहले मुझसे कहा गया कि खुले में मीटिंग होगी, फिर बाद में अधिकारियों को मिली भगत से मैं बंद कमरे में एकदम महिलाएं जो घुसेड़ थी, उसमें इतनी महिलाएं हो गई कि पहचानना मुश्किल था। मुंह ढककर बाहर कर दी और कुछ नाबालिग की भी वोट डलवा मैं अधिकारियों से कहता रहा, किसी ने सुने। रिश्तेदार थे, उनकी गिनती होती रही और मैं चिल्लाता रहा, मेरी किसी ने नहीं सुनी। कितने वोट से हारे हैं आप और कितने से वो जीते? जी मुझे 337 बताया गया, जबकि मेरी काउंटिंग 367 में रुकी। मतलब 60-70 वोट मेरे बाहर खड़े थे, गेट बंद कर लिया गया था। मैंने बहुत कहा गेट खोल दिया, गेट नहीं खोला। डीएम साहब ने क्या कहा है? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि शुक्रवार को वीडियोग्राफी दोनों पार्टी को चलवा के दिखाएंगे। प्रतापगढ़ में माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा बृहस्पतिवार से शुरू हो रही है। नकल विहीन परीक्षा कराने को प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि कुल 199 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और लाइट जाने की स्थिति में जनरेटर का इंतजाम किया गया है। 9 राजकीय कॉलेजों के साथ 62 वित्त पोषित व 128 वित्त विहीन कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया, जहां कुल 1,10,889 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। कि कहीं किसी तरह का कोई प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। और कल से जनपद में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ हो रही है और इसके लिए कुल 199 सेंटर तैयार किए गए हैं, जिसमें कुल परीक्षार्थियों की संख्या 1,10,889 है। और हाई स्कूल और इंटर के अलग अलग एग्जाम में हाई स्कूल में 57,114 लोग भाग लेंगे और इंटरमीडिएट में 53,775 लोग भाग लेंगे। इसकी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने पूरे जिलों को सेक्टर में बांटा है। कुल सेक्टर जो है वो 25 सेक्टर है। सभी सेक्टर में सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जो कि उस सेक्टर में भ्रमणशील रहकर वो इस चीज को देखेंगे कि परीक्षा में कहीं नकल या परीक्षा में किसी तरह का कदाचार का प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने 5 जोन भी तैयार किए गए हैं। 5 जोन में सभी जोन में जोनल मजिस्ट्रेट तैयार किए गए हैं, जो कि एसडीएम स्तर के अधिकारी होंगे और ये भी अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहेंगे और इसका ध्यान रखेंगे कि परीक्षा में किसी तरह का गलत चीजों का प्रयोग न हो। और हर एक सेंटर पे हम लोगों ने स्टैटिक मजिस्ट्रेट दिया है और वहाँ पे एक एक्सटर्नल केंद्र व्यवस्थापक भी दिया है। इसके अलावा दस्ता की टीम तैयार की गई है, जो कि 7 टीम है। 7 टीम उस अपना जो जुडिक्शन होगा, जो क्षेत्राधिकार होगा, उसमें वो पूरे क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे। इसके साथ फोर्स भी रहेगी और हर एक सेंटर पर भी फोर्स की तैनाती की गई है। हमारी पूरी कोशिश है कि परीक्षा नकल विहीन और बिल्कुल ही फेयर मैनर में हो और मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि लोग सहयोग करेंगे। विद्यार्थियों को जो परीक्षा दे रहे हैं उन्हें कहीं कोई परेशानी न हो और सभी परीक्षार्थियों को मैं उनके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। हमारे सेंटर पे खुलते हैं वो किस तरह से खुलेंगे।
पीलीभीत में किराना व्यापारी के परिजनों को बंधक बनाकर डकैती डालने की घटना का पुलिस 20 दिन बाद भी पर्दाफाश नहीं कर सकी। बंधक बनाकर डकैती और बदमाशों की धमकी की बात से व्यापारी का परिवार डरा सहमा और जिले से पलायन की बात कर रहा है, जिससे व्यापारी भी काफी आक्रोशित है। हालांकि अब तक पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है, पर अब तक कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा। बता दें, पूरनपुर में किराना व्यापारी के परिजनों को बदमाशों ने गन पॉइंट पर बंधक बनाकर डकैती डाली, जिसमें लाखों रुपए की नकदी, आभूषण, मोबाइल फोन बरामद हुए और शिकायत करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे गए। अगले दिन आईजी डॉक्टर राकेश कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शीघ्र ही घटना के पर्दाफाश के निर्देश दिए, लेकिन बावजूद इसके पुलिस अब तक बदमाशों की तलाश नहीं कर सकी, जिसको लेकर किराना व्यापारी के परिवार में दहशत का माहौल है और व्यापारी व उसका परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जितना पुलिस हाईटेक है उससे अधिक अपराधी हाईटेक है। इन सबके बीच में केस को वर्कआउट करने में थोड़े धीरज और संयम की आवश्यकता होती है। हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मुख्य बात है सुरक्षा की। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम आपको पूरी तरीके से सुरक्षा देंगे और केस को रियल वर्कआउट करेंगे। और पहले दिन भी हमारे व्यापार मंडल के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक महोदय से, आईजी साहब से जो बात की है उसमें भी यही रखा है कि किसी निर्दोष को हम नहीं चाहते यहाँ पाते, लेकिन दोषी बचे ना। तो पुलिस उस दिशा में प्रयास कर रही है और उस प्रयास में पुलिस के साथ सहयोग के लिए हम तैयार हैं और हम चाहेंगे पुलिस की हमारे साथ सहयोग। 30 तारीख की घटना है, अभी तक तो पुलिस के लिए उसके कहीं पर पहुंची नहीं है, मेरे को सुराग मिला है। इसको लेकर हमारा जो पीड़ित है सुजीत गुप्ता, वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उसका कारण है, सबसे बड़ा कारण ये है कि जो डकैती में आए थे उसमें कोई ना कोई लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूर है और वो सारी सूचना उनको पहुंचा रहा होगा। इस चीज को लेकर ये बहुत बड़ा हुआ है। इस संदर्भ में हम लोग कप्तान साहब से मिले थे। कप्तान साहब ने ये कहा था कि पूरनपुर की 30 से 40% जो व्यापार होता है वो बाहर हाईवे पे और जगह पे होता है, बड़े बड़े शोरूम में। इनकी डकैती से वो लोग भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा मतलब भावना खत्म हो चुकी है। वो डर रहा है कि हमारी भी इस घटना हो सकती है कि बड़े बड़े मुद्दे शोरूम सब हाईवे पे है, चाहे मोटरसाइकिल का हो, चाहे खाद का हो, काफी अच्छी शुरू और सरिया सीमेंट का हो। जानकारी रही कितनी नहीं, अब देखिए व्यापार में पूरा प्रयास करेगा। हम लोग सब व्यापारी इसको जाने नहीं देंगे और ये देखो कटिबद्ध है इस बात पर, किसी कीमत में नहीं जाने देंगे और केस भी खुलेगा। बस ये है कि इसकी सुरक्षा, जब मैं कप्तान साहब से इसकी सुरक्षा की बात भी की थी, वो भी प्रभारी नक्शा कह रहे हैं इसकी सुरक्षा हम बढ़ा रहे हैं और एक गाड़ी कड़े चौराहा से लेकर खमरिया तक कामयाब रखती रहेगी। जो हमारे साथ जो व्यापारी है वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। चला गया, मैं दिल्ली अपनी प्रॉपर्टी बेच के आया, मैंने अपना सब कारोबार वहां पे कर रहा था, मैं वहां पे बेच के उत्तर प्रदेश में भी आया कि चलो भाई ठीक है, अच्छी सरकार है, अच्छा काम हो रहा है। हमें क्या चाहिए? हमें बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, यही चाहिए। इसके बिना हमें कुछ नहीं चाहिए। खाना कमाना तो वहां भी, खाना कमाना यहाँ भी है। लेकिन जो घटना मेरे साथ यहाँ हुई है, हम उससे बहुत इतना डरे हुए हैं, मेरा परिवार इतना भयभीत है। 5 लोग मेरे घर में पिस्टल सहित, चाकू सहित घुस गए और मेरा सब कुछ जिंदगी भर की पूंजी लूट ले गए। तो इससे मैं क्या करूं? अभी तक 20 दिन हो गए, पुलिस ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया। पुलिस कहीं भी किसी प्रकार से नहीं पहुंची है। हम इतने डरे हुए हैं कि अगर कोई भी कस्टमर आता है तो हम सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं अपराधी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात बन गई है। दोनों पार्टियों में गठबंधन के फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन गई है। इस संबंध में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, उनके बीच कोई विवाद नहीं, गठबंधन होगा, जल्दी सारी चीजें साफ हो जाएंगी। वहीं समाजवादी पार्टी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, समय आने पर लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। माना जा रहा है देर शाम को ही सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। दोनों ही पार्टियों के बीच 3 सीटों पर दावेदारी को लेकर पेच फंस गया है। सूत्रों के मुताबिक सपा अब कांग्रेस को 17 से 19 सीटें देने पर राजी हो गई है। होगा, कब तक क्लियर होगा? बहुत जल्दी। सर, जिस तरह से कांग्रेस और सपा से पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहा है, इस नजरिए से देखते हैं ये सब वापस आ जाएंगे सर लोकसभा के चुनाव में? और वो नहीं आएंगे
उनके खिलाफ वाले सब वापस आ जाएंगे। इतना तो राजनीति आप ही समझते हो। और बीजेपी का राम मंदिर का मुद्दा था, इसके बाद अब क्या मुद्दा लेके चले? कांग्रेस से गठबंधन होगा। कब तक क्लियर होगा? इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।